हमने पिछली वीडियो में बात की थी यूरेकागिना ऑफ लगाश से स्टार्ट ली थी और उसके बाद हमने पढ़ी थी डिफरेंट राइट्स की इवोल्यूशन और हम पहुंचे थे पिटिशन ऑफ राइट। और आज हम पढ़ेंगे थॉमस हॉब्स के बारे में। सो बेसिकली मैंने स्टार्ट इससे पिटिशन ऑफ राइट के बाद इससे इसलिए लिया क्योंकि थॉमस हॉब, जॉन लॉक और जे रोusseau ये तीनों बंदे इस ज़माने में ऐसे लोग थे जो जिन्होंने राइट्स को डिफ़ाइन किया, जिन्होंने ये बताया कि हम स्टेट को ओबे क्यों करते हैं और स्टेट हमें क्यों प्रोटेक्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास थॉमस हॉब्स की जो थ्योरी आती है सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, वो जनरली थोड़ा सा कंजर्वेटिव है, लेकिन आगे जाके जॉन लॉक और जे रोusseau भी इसको ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी करके और भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन इस हद तक जो थॉमस हॉब्स जो है उस कॉन्सेप्ट को ख़त्म करते थे जो पहले लोगों में थी राइट्स के बारे में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो इससे पहली जो थ्योरी थी जो स्टेट के बारे में थी वो यही थी कि हम स्टेट को इसलिए ओबे करते हैं क्योंकि ये स्टेट डिवाइन है, ये गॉड की तरफ से है और इसकी ओबीडियंस हम पे फ़र्ज़ है। लेकिन थॉमस हॉब्स आके अपनी बुक जिसका नाम लेवियाथान है उसमें ये चीज़ें सारी क्लियर कर देता है कि ऐसा कुछ नहीं है। वो ये कहता है कि हम स्टेट की ओबीडियंस या स्टेट को ओबे इसलिए करते हैं क्योंकि जो पहला जो हमारी स्टेट थी, यानी जो हम जब स्टेटलेस सोसाइटी में थे तो उस वक्त फियर और ग्रजेस और ये चीज़ें थी। यानी जो कमज़ोर था वो हमेशा ये समझता था कि जो ताकतवर था वो उसके ऊपर आके उसको ओवर पावर कर देता था और उससे चीज़ें स्नैच कर लेता था। लेकिन फिर स्टेट का कॉन्सेप्ट आया और हमने कहा स्टेट को अपनी जो राइट्स हैं वो उसको सौंप दिए, सारे राइट्स उसको सौंप दिए। इन रिटर्न स्टेट ने हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड की। जब ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी थॉमस हॉब्स पेश करते हैं तो उसके बाद जॉन लॉक आते हैं और जॉन लॉक कहते हैं कि नहीं, स्टेटलेस सोसाइटी जो थी, यानी जो हमारे पास सोसाइटी बनने से पहले जो टाइम था तो उस वक्त इंसान जो था वो पीसफुल एग्जिस्टेंस में था। इंसान के पास इनहेरिट जो फ्रीडम थी वो भी थी, यानी वो अपने लिए लैंड एक्वायर कर सकता था। लेकिन जो स्टेट का कॉन्सेप्ट है वो इसलिए आया क्योंकि इंसान पीसफुल एग्जिस्टेंस को मेंटेन करना चाहता था। उसने अपने पूरे राइट्स स्टेट को नहीं दिए, अपने उसके जो नेचुरल राइट्स हैं वो अब भी ह्यूमन के पास है ही। उसने सिर्फ जो कंटेम्प्रेरी राइट्स थे वो स्टेट को दिए हैं और उनकी प्रोटेक्शन स्टेट की जिम्मेदारी है। और अगर स्टेट उनकी प्रोटेक्शन नहीं करता तो ये भी सिटीज़न के पास राइट है कि वो रिवोल्ट करे उस स्टेट के अगेंस्ट। तो ये मतलब कि अगर हम देखें तो हम समझ सकते हैं कि जो फ़िलासफ़र्स हैं, स्कॉलर्स हैं, उनमें भी ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है कि राइट्स जो हैं ये कितने इम्पोर्टेंस हैं और ये कहाँ से डिराइव हुए हैं और हम इन राइट्स को क्यों इंटाइटल्ड हैं। फिर आती है बाद में हमारे पास जे रोusseau जो बहुत ही ज़्यादा मिडल वे इख्तियार कर देते हैं, जो ये भी समझाते हैं कि इंसान के अंदर भी कुछ खामियां हैं, इंडिविजुअल के अंदर भी हैं और स्टेट के अंदर भी हैं, और हम पीसफुल को एग्जिस्टेंस के लिए एक दूसरे के साथ सोशल कॉन्ट्रैक्ट में हैं। यानी सिंपली इनकी जो थ्योरीज थी इनकी वजह से लोगों में अवेयरनेस पैदा हो गई, लोगों के जहनों के अंदर जो बात थी कि स्टेट जो है ये एक डिवाइन प्रोडक्ट है और ये कि इसको ओबे करना सबकी ज़िम्मेदारी, सब पर फ़र्ज़ है। तो ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी इंसान के अंदर, जो उस ज़माने के इंसान थे उनके अंदर ख़त्म होती गई और जो अंडरस्टैंडिंग है कि एक इंडिविजुअल इंसान के अपने राइट्स होते हैं और उनको कोई इन्फ्रेंच नहीं कर सकता, इस तरह की जो डेवलपमेंट है वो होती चली गई। फिर इस तरह हम देखते हैं कि डिफरेंट कंट्रीज़ में फिर से ये चीज़ें डेवलप होती जा रही हैं। 1679 में हेबियस कॉर्पस एक्ट जो है वो इंग्लैंड में पास होता है और इस एक्ट की जो बेस है ये मैग्ना कार्टा के आर्टिकल 39 को मद्देनज़र रखते हुए, जिसमें ये कहा गया था कि नो फ्री मैन शैल बी सीज्ड और इम्प्रिजन्ड विदाउट मतलब लॉफुल अथॉरिटी। तो ये चीज़ें सामने रखते हुए वो एक एक्ट पास कर देते हैं और बाउंड कर देते हैं स्टेट अथॉरिटी को कि वो विदाउट एनी रीज़न किसी भी पर्सन के पर्सनल राइट को इन्फ्रिंज नहीं कर सकते। फिर आगे जाके इंग्लैंड में ही हमारे पास एक और बड़ी जो है डेवलपमेंट होती है और वो होती है 1689 में बिल ऑफ राइट्स की। इधर आप ये बात याद रखिए कि ये बिल ऑफ राइट्स कम्प्लीटली डिफरेंट है जो बिल ऑफ राइट अमेरिका में पेश हुई थी। तो हमारे पास दो बिल ऑफ राइट है, एक अमेरिका वाला जो अमेरिकन डिक्लेरेशन के बाद साइन होता है और एक ये बिल ऑफ राइट। इस बिल ऑफ राइट में ये क्यों पास हुआ था, तो बेसिकली इसका जो इसके बैकड्रॉप में क्या हुआ था, तो एक किंग था, वो वही सिंपल जो कहानी है कि एक जालिम किंग होता है इंग्लैंड में, वो जब बहुत जुल्म करता है तो ग्लोरियस रिवोल्यूशन एक इवेंट होता है इंग्लैंड में और उसके ज़रिए उसको निकाल दिया जाता है और उसकी जगह उसकी बेटी और उसके शौहर विलियम द ऑरेंज को किंग और क्वीन बनाया जाता है।
और उसको उन दोनों को क्वीन बनाने से पहले पार्लियामेंट उनसे एक लिस्ट ऑफ राइट्स साइन कर देती है, जिनको बिल ऑफ राइट्स कहते हैं। उनमें यही बात होती है कि जो किंग है वो अपने प्रेरोगेटिव को गलत इस्तेमाल नहीं करेगा, यानी बेजा टैक्सेस नहीं लगाएगा लोगों पे, और लोगों को फ्रीडम दी जाएगी कि वो पार्लियामेंट के मेंबरान्स को इलेक्ट करें, फ्रीडम टू ऑफ स्पीच उनको दी जाए, और फ्रीडम फ्रॉम क्रूअल पनिशमेंट दी जाए, और फ्रीडम फ्रॉम फाइन और फोर्टिफिकेशन विदाउट ट्रायल उनको ना किया जाए। तो इसी तरह के राइट्स उस चीज़ बिल ऑफ राइट्स में प्रिस्क्राइब थे, यानी अब लोग अपने राइट्स को समझने लगे थे और डिमांड कर रहे थे स्टेट्स के कि वो उनको प्रोवाइड करे ये राइट। अब 1772 में एक लैंडमार्क केस होता है जिसको सोमरसेट वर्सेस स्टीवर्ट केस कहते हैं। इसमें लॉर्ड्स मैनफील्ड एक बहुत अच्छी जजमेंट देते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है इंग्लैंड में स्लेवरी एबोलिशन के ऊपर। इस केस को अगर हम ब्रीफली डिस्कस करें तो इसमें एक अफ्रीकन स्लेव होता है जो स्टीवर्ट एक आदमी होता है, वो उसको परचेज़ करते हैं, सोमरसेट को परचेज़ कर देता है। अब वो सोमरसेट को परचेज़ करके 1769 में अपने साथ इंग्लैंड लाता है, लेकिन फिर 1771 में सोमरसेट जो अफ्रीकन स्लेव था उसका वो भाग जाता है। भाग जाने के बाद लेकिन फिर नवंबर के उसी साल के नवंबर में स्टीवर्ट सेट उसको पकड़ लेता है और उसको वापस लाता है, लेकिन अब की बार वो उस पर भरोसा नहीं कर पाता और इसी वजह से वो उसको एक शिप के अंदर बंद कर देता है। अब जब वो उसको कन्फाइन कर देता है शिप के अंदर, तो उसके जो रिश्तेदार हैं, सोमरसेट के जो रिश्तेदार हैं, वो कुछ रिश्तेदार वहाँ पे होते हैं और वो हेबियस कॉर्पस यानी इलीगल कन्फाइनमेंट का केस स्टीवर्ट पर कर देते हैं और ये कोर्ट में ये बात रख देते हैं कि इस बंदे ने इसको इलीगल कैप्चर किया है। अब केस के डिटेल्स पे तो नहीं जाएंगे, लेकिन अगर हम जजमेंट में जाए तो लॉर्ड्स मैनफील्ड इस केस में ये फैसला दे देता है कि इंग्लैंड एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे स्लेवरी को बिल्कुल भी इनकरेज नहीं किया जाता, यानी स्लेवरी को डिस्करेज किया जाता है, और या इस लॉ ऑफ द लैंड के मुताबिक लॉ जो स्लेव्स हैं उनको नहीं रखा जा सकता। इसी के बिना पर द मोमेंट सोमरसेट ने इंग्लैंड के लैंड पर कदम रखा तो इसका मतलब है कि वो नो मोर स्लेव था स्टीवर्ट का, और जब वो अभी स्टीवर्ट का स्लेव नहीं है तो उसको कैद करना या उसको इलीगली उसको कन्फाइन करना इलीगल होगा। थस वो ये फैसला दे देता है कि सोमरसेट को आज़ाद किया जाए, और इसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, ना सिर्फ इंग्लैंड में बल्कि अमेरिकन और डिफरेंट कॉलोनीज़ में भी इसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। नेक्स्ट हमारे पास है अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। इसके बैकड्रॉप में भी यही किस्सा है कि जो इंग्लैंड है वो बेजा टैक्सेस लगा देता है अमेरिकन पीपल के ऊपर, और ये भी रीज़न होता है कि इंग्लैंड और अमेरिका में काफ़ी फासला होता है, लेकिन फिर भी इंग्लैंड जो है वो एक अमेरिका को एक कॉलोनी करके ट्रीट कर रहा होता है और उस पर बहुत ज़्यादा टैक्सेस विदाउट रिप्रेजेंटेशन टैक्सेस उस पर लगा रहा होता है। ये किस्सा बहुत लंबा है, तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट अमेरिकन जो हैं वो क्या करते हैं कि 65 डेलीगेट्स बुला देते हैं अपने सारे कॉलोनीज से, अपने सारे स्टेट्स से। फिलाडेल्फिया में एक कन्वेंशन रखा जाता है और इसी कन्वेंशन में अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस बनाया जाता है और उसको सारी स्टेट मानते हैं और वो कहते हैं कि हम अब इंग्लैंड से आज़ादी चाहते हैं। और इसमें वो ज़्यादातर जो इंग्लैंड के एक ही स्कॉलर हैं उसी के जो पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं कि, और उनके मुताबिक ये ऑल पीपल आर क्रिएटेड इक्वली एंड शुड बी ट्रीटेड इक्वली, और जो बंदे हैं या जो सिटीजन्स हैं उन्होंने कुछ राइट्स दिए हैं स्टेट को, ना कि सारे राइट्स दिए हैं, यानी कुछ राइट्स अब भी सिटीज़न के पास ही हैं, जिस तरह के लिबर्टी हो गया, लाइफ हो गया, तो ये राइट्स अभी तक उन्होंने स्टेट को नहीं दिए, और अगर स्टेट इन राइट्स को इन्फ्रिंज करेगा या इनको ट्रांसग्रेस करेगा तो ये जिम्मेदारी है हर एक सिटीज़न की कि वो रिवोल्ट करे स्टेट के अगेंस्ट। और इसी को बेस बना के अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस में वो ये बात कह देते हैं और वॉर डिक्लेयर कर देते हैं और इंग्लैंड से अलहदा हो जाते हैं और अपने लिए एक रियासत बना देते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास आती है फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड राइट्स ऑफ सिटीज़न। ये भी काफ़ी एक बहुत ज़्यादा बड़ा डेवलपमेंट था ह्यूमन राइट्स की हिस्ट्री में। अब हम हिस्ट्री के उस वक्त टाइम पे पहुँचे हैं कि यूरोप में 18th सेंचुरी का दौर है, जिसका मतलब ये होता है कि यूरोप जो है अब इनलाइटनमेंट के दौर से गुजर रहा है। इस स्टेज में यूरोप में रीज़न और ह्यूमन फ्रीडम को प्रमोट किया जा रहा था इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशन और रिलीजन को।
और जो प्रिंटेड मीडिया है उसकी वजह से मिडिल क्लास काफ़ी हद तक शऊर उन्होंने हासिल की थी, अपने राइट्स के बारे में समझ रहे थे। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद फ्रांस जो कि इतना बड़ा कंट्री था यूरोप में, वो अब भी एंशियंट रिजीम के जो 3 सोशल रिजिड क्लासेस हैं उसी बेस पे चल रही थी। यानी फ्रांस में 3 बड़े स्टेट्स थे जिसके 3 बड़े सोशल स्ट्रक्चर्स है जिस हिसाब से वो चल रही थी, गवर्नमेंट चल रही थी। पहला जो स्टेट था वो मोनार्क का था, और मोनार्क के पास सारे प्रिविलेजेस थे। और ये कॉन्सेप्ट था कि डिवाइन मोनार्क जो है ये डिवाइन है, अल्लाह की जो है ये गॉड की तरफ से है, इसी वजह से इसको ओबे करना सब पे फ़र्ज़ है। और जो दूसरी क्लास थी वो कैथोलिक क्लर्गी की थी, इसमें नोबल्स जो अमीर लोग थे वो शामिल थे। और तीसरी स्टेट इसकी सबसे कम रिप्रेजेंटेशन थी, जबकि ये सबसे ज़्यादा भी थी। जो मिडिल क्लास मार्चेंट और क्राफ्टमैन्स वगैरह थे ये थी, इसकी सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन, इसकी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भी थी, टैक्सेस भी ये पे कर रही थी, लेकिन रिप्रेजेंटेशन सबसे कम इसकी थी। अब इस चीज़ को जब मिडिल क्लास जो हमारे पास थर्ड स्टेट है वो जब ये रियलाइज़ कर देती है कि फ़र्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट जो है जब बिल भी पास करती है तो फॉर एग्जांपल 3 वोट्स होते हैं, एक मोनार्क का, एक सेकंड स्टेट का और थर्ड स्टेट का। अब जो बिल जब पास होनी होती थी तो वो अगर जो रिचेस के फेवर में होती थी तो मोनार्क और जो कैथोलिक थे ये दोनों उस पर वोट कर देते थे। यानी थर्ड स्टेट का वोट करना या ना करना वो एक ही हिसाब की बात थी, इसकी बात को मतलब कोई भी वैल्यू नहीं दी जा रही थी। तो इसकी वजह से अपराइजिंग स्टार्ट हुई, और ये अपराइजिंग इतनी ज़्यादा हुई कि इन्होंने जो फर्स्ट स्टेट मोनार्क थे और सेकंड स्टेट कैथोलिक थे उनको ओवर पावर किया और उनसे कहा कि हम आप लोगों से हट रहे हैं। और उन्होंने अपने लिए थर्ड स्टेट अलहदा से बनाई जिसको उन्होंने नेशनल असम्बली का नाम दिया, अपने लिए अलहदा से कॉन्स्टिट्यूशन बनाई, और उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इन्होंने जो फर्स्ट स्टेट मोनार्क थे और सेकंड स्टेट कैथोलिक थे उनको भी बाउंड किया कि वो उनकी बात मानेंगे। ब्रीफली अगर हम देखें इनके आर्टिकल्स में क्या था तो यही थे कि ह्यूमन बींग्स आर बॉर्न फ्री एंड शुड रिमेन फ्री, इक्वल राइट्स उनको दिए जाए, सोशल डिस्टिंक्शन ना किया जाए। जो सेकंड था वो यही था कि गोल ऑफ एनी पॉलिटिकल एसोसिएशन इज़ द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल राइट्स ना और सेफ्टी अगेंस्ट ऑपरेशन। फिर प्रिंसिपल ऑफ सॉवरेनिटी को भी डिस्कस किया। लिबर्टी किसको कहते हैं तो उसकी डेफिनेशन कुछ यूँ दी गई कि लिबर्टी कंसिस्ट ऑफ डूइंग एनीथिंग विच डजंट हार्म अदर। इसी तरह बहुत सारे और राइट्स भी इसमें डिस्कस किए गए थे। अभी हम फिर जाएंगे अमेरिका पे। यानी अब अमेरिका ने इंडिपेंडेंस तो पा ली थी ब्रिटिश क्राउन से, लेकिन अब वो ये चाह रही थी कि वो कैसे जो नई गवर्नमेंट वो बनाएंगी उसको कंट्रोल करे या उसको बाउंड करे कि वो सिटीज़न के राइट को प्रोटेक्ट भी करे और डे टू डे जो काम होते हैं गवर्नेंस के वो भी सही तरीके से करे। तो इसमें हमारे पास 2 पॉलिटिकल थॉट्स डेवलप होते हैं अमेरिका में, एक फेडरलिस्ट होती हैं और एक एंटी फेडरलिस्ट होती हैं। फेडरलिस्ट जो होती हैं वो ये कहती हैं कि हमें एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए, और अगर कॉन्स्टिट्यूशन जब बनेगा तो हर एक डिपार्टमेंट, हर एक जो इंस्टीट्यूशन है उसके जो काम है वो अगर उनको दी जाएंगे तो वो उससे आगे कुछ नहीं कर सकेंगी, यानी वो उससे बियॉन्ड काम नहीं कर सकेंगे। तो इसका मतलब है सिटीज़न के राइट्स प्रोटेक्ट होंगे। तो एंटी फेडरलिस्ट कहते थे कि नहीं, यह नहीं होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिकली डिस्क्राइब हो कि ये राइट्स जो हैं इनको कभी भी स्टेट इन्फ्रिंज नहीं कर सकती। तो इन दोनों के बीच में जब ये बातें हुई तो उन्होंने एक कंसेंसस पे पहुंचे, और इस कंसेंसस में उन्होंने कहा कि हम एक बिल ऑफ राइट्स बनाएंगे, और उस बिल ऑफ राइट्स में हम क्या करेंगे कि राइट्स प्रिस्क्राइब करेंगे कि जो स्टेट कभी भी इन्फ्रिंज नहीं कर सकती। जो राइट्स इसमें डिस्क्राइब या प्रिस्क्राइब थे वो राइट्स यही थे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच दी जाएगी, प्रेस, रिलीजन, फ्रीडम टू बेयर गन, राइट स्पीडी ट्रायल, और जो अनरीजनेबल सर्च एंड सीजर नहीं होंगी। इसी तरह के बहुत सारे राइट्स, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन प्रिसाइज राइट्स जो थे वो इसमें डिस्क्राइब थे। तो हमने आज यहाँ तक पढ़ा, फिर हम पार्ट 3 में जो रेस्ट ऑफ द डेवलपमेंट हुई ह्यूमन राइट्स में वो डिस्कस करेंगे, फिर हमारे पास ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा।